नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे आसपास ये जो बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, पुल हैं, डैम्स हैं, जो इतने मजबूत दिखते हैं, क्या वो भी बीमार पड़ सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच यही है। जी हाँ, बिल्कुल हम इंसानों की तरह इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की भी एक उम्र होती है और वक्त के साथ इन्हें भी बीमारियां लग जाती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमेशा के लिए टिके रहेंगे? और यही सवाल हमें आज के हमारे डिस्कशन के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक इंजीनियर का काम ना यहाँ पर बिल्कुल एक डॉक्टर जैसा है। और किसी भी डॉक्टर का सबसे पहला कदम क्या होता है? बिल्कुल सही, मरीज के लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है पैटर्न क्रैकिंग। इसे मैप क्रैकिंग भी कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है। ये दरारें हमें बताती हैं कि कंक्रीट की जो सतह है वो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से सिकुड़ रही है। अच्छा, अगला लक्षण है स्पॉलिंग। इसमें क्या होता है कि कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े या पपड़ी जैसी परतें वो टूटकर गिरने लगती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज धूप से हमारी स्किन जलने के बाद छिलने लगती है। और हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस लक्षण है, क्योंकि ये इशारा करता है कि सतह के नीचे कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब आते हैं एक और सिम्टम पर, एफ्लोरेसेंस। आपने देखा होगा, कभी कभी दीवारों पर सफेद पाउडर जैसे धब्बे बन जाते हैं। असल में ये कंक्रीट का बुखार वाला पसीना है। सोचिए, ये तब होता है जब अंदर से पानी रिसकर बाहर आता है और अपने साथ नमक भी ले आता है। मतलब साफ है, अंदर नमी की कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर एक चीज है हनीकॉम्बिंग। इसे आप स्ट्रक्चर का एक जन्मदोष यानी बर्थ डिफेक्ट कह सकते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही शुरू हो जाती है। अगर कंक्रीट डालते समय उसे ठीक से दबाया नहीं गया तो अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी खाली जगहें रह जाती हैं। और जाहिर है, ये चीज स्ट्रक्चर को शुरू से ही कमजोर बना देती है। तो एक बार फिर से सोचिए, वो कौन सा विजिबल साइन है जो किसी बिल्डिंग के बुखार वाले पसीने जैसा है, जो ये बताता है कि अंदर से नमी लीक हो रही है? याद आया? बिल्कुल, एफ्लोरेसेंस। तो अब तक हमने सिम्टम्स यानी लक्षण देख लिए। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को देखकर ही नहीं रुकता, वो बीमारी की जड़ तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह अब हमें भी इन लक्षणों के पीछे छिपे असली कारणों यानी कंक्रीट की असली बीमारियों को डायग्नोज करना है। मोटे तौर पर हम कंक्रीट को खराब करने वाले कारणों को 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल अटैक, मतलब भौतिक हमला, जैसे घिस जाना। दूसरा है केमिकल अटैक, यानी रासायनिक हमला, जैसे जंग लगना। और तीसरा, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है मैन मेड एरर्स, यानी हम इंसानों की गलतियां। चलिए, फिजिकल अटैक्स को थोड़ा और समझते हैं। इसमें 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है एब्रेशन एरोजन। ये कुछ ऐसा है जैसे नदी में पानी के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर धीरे धीरे सतह को घिसते रहते हैं, बिल्कुल रेगमाल की तरह। और दूसरा है कैविटेशन एरोजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पानी बहुत तेज रफ्तार से बहता है तो उसमें हवा के छोटे छोटे बुलबुले बनते और फूटते हैं। ये फूटते हुए बुलबुले कंक्रीट पर हजारों छोटे छोटे हथौड़ों की तरह वार करते हैं। यह आपको अक्सर डैम्स के स्पिलवे में देखने को मिलेगा और इससे सतह पर गड्ढे बन जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक बीमारी की, रीइंफोर्समेंट करोशन, यानी सरियों में जंग लगना। इसे कंक्रीट का कैंसर कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बीमारी अंदर ही अंदर फैलती है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। होता क्या है कि जब स्टील में जंग लगता है तो वो फूलने लगता है, अपने असली साइज से कई गुना ज्यादा फैल जाता है। और ये जो फैलाव है, ये कंक्रीट को अंदर से फाड़ देता है। तो ये फैलता कैसे है? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंक्रीट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो किसी वजह से टूट जाती है। स्टेप 2, नमी और हवा उस दरार से अंदर स्टील तक पहुंच जाते हैं। स्टेप 3, स्टील में जंग लगना शुरू हो जाता है। फिर जंग लगने से स्टील जबरदस्त ताकत से फैलता है और आखिरी स्टेप में यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि कंक्रीट फट जाता है और हमें दरारें और स्पॉइलिंग दिखाई देने लगती हैं। जंग लगने के अलावा भी कंक्रीट को कई और केमिकल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सल्फेट अटैक, जो जमीन या पानी में मौजूद सल्फेट की वजह से होता है, या फिर एएसआर यानी एल्कली सिलिका रिएक्शन और एसिड अटैक। ये सब भी कंक्रीट को अंदर से धीरे धीरे खोखला करते रहते हैं।
और हाँ, हमें इंसानी गलतियों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। डिज़ाइन में कोई कमी रह गई हो, जैसे पानी निकलने की सही जगह ना हो, या कंस्ट्रक्शन के टाइम मिक्स में ज़्यादा पानी डाल दिया हो, या फिर टाइम पर मेंटेनेंस ही ना किया गया हो, ये सब चीज़ें एक स्ट्रक्चर को ठीक वैसे ही कमज़ोर करती हैं जैसे एक खराब लाइफस्टाइल किसी इंसान के शरीर को कमज़ोर करती है। तो फिर से एक सवाल, कंक्रीट के अंदर जो स्टील का ढांचा है, उस पर हमला करने वाला वो मेन कैंसर क्या है जो उसे अंदर से ही तोड़ देता है? बिल्कुल, रीइंफोर्समेंट कोरोजन। ठीक है, तो अब तक हमने लक्षण समझ लिए, बीमारियां भी समझ लीं। अब बारी है इलाज की, यानी ट्रीटमेंट की। और हम सब जानते हैं कि सही इलाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? सही डायग्नोसिस। ये देखिए, ये एक इंजीनियर का डायग्नोस्टिक चार्ट है, बिल्कुल एक डॉक्टर के चार्ट की तरह। ये हमें सिखाता है कि किस लक्षण का क्या मतलब हो सकता है और पहला कदम क्या उठाना चाहिए। जैसे अगर आपको जंग के धब्बे और स्पॉइलिंग दिखें, तो प्रोबेबल डिजीज है सरियों में जंग लगना। और आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टील को खोलकर उसे अच्छे से साफ करना। देखा, ये हमें क्लियर एक्शन प्लान देता है। और यहीं पर आता है रिपेयर का गोल्डन रूल, सबसे जरूरी बात, कि किसी दरार पर सिर्फ ऊपर से पट्टी लगा देना, मतलब पैच वर्क कर देना, कोई परमानेंट इलाज नहीं है। असली इलाज उस बीमारी को ठीक करने में है जिसकी वजह से वो दरार आई। हमेशा बीमारी का इलाज करो, सिर्फ लक्षण का नहीं। तो अब सवाल ये है कि एक अच्छा इंजीनियर क्या करता है? क्या वो सिर्फ दरार पर पैच लगा देता है, या वो ये पता लगाता है कि भाई ये दरार आखिर आई ही क्यों? जवाब हम सबको बताए, एक अच्छा इंजीनियर हमेशा प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समराइज करते हैं, ताकि एक फ्यूचर स्ट्रक्चरल डॉक्टर के तौर पर ये बातें दिमाग में बैठ जाएं। कंक्रीट को खराब करने वाले कारणों को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये लाइन याद रखिए, स्ट्रक्चर की खराबी के 3 नाम, फिजिकल, केमिकल और मानवीय काम। मतलब फिजिकल, केमिकल और मैनमेड कारण। सिंपल। और पूरे डायग्नोस्टिक प्रोसेस को हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में बांध सकते हैं। नंबर 1, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करो। नंबर 2, बीमारी की जड़ का पता लगाओ, मतलब कॉज को डायग्नोस करो। नंबर 3, सही इलाज प्रेस्क्राइब करो, यानी सही रिपेयर मेथड चुनो। और सबसे जरूरी नंबर 4, फॉलो अप पक्का करो, यानी रेगुलर मेंटेनेंस, ताकि बीमारी दोबारा वापस ना आए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आने वाले इंजीनियर्स के तौर पर हम अपने स्ट्रक्चर्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, एक बेहतरीन इंजीनियर का काम सिर्फ बीमार स्ट्रक्चर्स का इलाज करना नहीं है, बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना है जो बीमार ही कम पड़ें। हमेशा याद रखिए, किसी भी बिल्डिंग की असली ताकत सिर्फ उसके कंक्रीट और स्टील में नहीं होती, बल्कि उसे बनाने वाले के ज्ञान और देखभाल में होती है। भविष्य स्मार्ट मटेरियल्स का है, स्मार्ट कंक्रीट का है, जो अपनी सेहत की जांच खुद कर सकेंगे। एक इंजीनियर के तौर पर लगातार सीखते रहना और इलाज से ज्यादा रोकथाम पर ध्यान देना, यही एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य की नींव रखेगा।